मेरे विद्यार्थियों, आज हम लोग कविता पढ़ेंगे और यह कविता काव्य खंड से लिया गया है। इस कविता में हम लोग जायसी के बारे में पढ़ेंगे और मैं जो आप लोगों को यह कविता के माध्यम से आप लोगों को मैं इंटरमीडिएट का जो कविता है करवक, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि इस कविता में, इस काव्य खंड में आप लोगों को किनके बारे में पढ़ना है। आप लोगों को मैं इस कविता का सारांश बताऊंगा और इस कविता के बारे में मैं आप लोगों को समझा दूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो यह जायसी की जो यह कविता है, यह कविता बहुत इम्पोर्टेंट कविता है। आप लोगों को आप लोग कोई भी पेपर बिहार बोर्ड का आप लोग उठाकर देखिए, उसमें आप लोगों को इस जायसी यानी करवक पाठ से आप लोगों को क्वेश्चन या भावार्थ पूछता है। इसीलिए आप लोग इस कविता को समझने का कोशिश कीजिएगा और मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझाएं, ताकि इतना बेहतर से बताएं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं आप लोगों को इनके जीवनी चरित्र को बता देता हूं और उसके बाद में मैं कविता के बारे में बताता हूं कि इस कविता में आप लोगों को क्या पढ़ना है। मेरे विद्यार्थियों, हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में पढ़ेंगे और इस कविता में उन्होंने किनके बारे में और किसके बारे में उन्होंने व्याख्या किया है। जायसी का जन्म 1492 में हुआ था। जायसी जी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ और जायसी का निधन 1548, जायसी का निधन 1548 में उनका निधन हुआ था। जायसी का निवास स्थान जायस वज्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। जायस का जो मूल निवास था, स्थान था, वह जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज नाम था। जायसी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। मैं आप लोगों को सीधे कविता बताता हूं। मेरे विद्यार्थियों, आप लोग इस कविता को, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोग लास्ट तक नहीं देखिएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो एक कहानी है, आप लोगों की इसमें एकदम प्रेम की व्याख्या की गई है। जायसी, मैं कहानी आप लोगों को, ये जो कविता है तो यह काव्य खंड से लिया गया है। जो ये कविता है वह जो करवक यह कविता है वह काव्य खंड से लिया गया है। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इस कविता में आप लोगों को किनके बारे में पढ़ना है। आप लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते होंगे। इसमें अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावती और रत्नसेन के बारे में आप लोगों को इस कविता में
पढ़ना है। ये सब लोग कौन थे मैं आप लोग को बता रहा हूं। जायसी को प्रेम मार्गी कवि कहा जाता है। जो जायसी जी थे तो उनको प्रेम मार्गी कवि कहा जाता है। मैं अभी जायसी जी के बारे में नहीं बता रहा हूं, आप लोगों को मैं रत्नसेन और अलाउद्दीन और पद्मावती के बारे में मैं पहले आप लोगों को बता दे रहा हूं, तब मैं जायसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। रत्नसेन जो चित्तौड़ के राजा थे। रत्न जो सेन थे वे चित्तौड़ के राजा थे और रत्न सेन का शादी पद्मावती से हुआ। रत्न सेन का शादी पद्मावती से हुआ। और आप लोग पद्मावती का नाम सुने होंगे कि पद्मावती के नाम पर पिक्चर भी निकला था। पद्मावती एक सुंदर कन्या थी। अगर उसकी सुंदरता का अगर बखान किया जाए तो शब्द भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि भारत में पद्मावती जैसा सुंदर नारी नहीं थी। अगर पद्मावती इतना सुंदर नारी नहीं होती तो पद्मावती का शायद इतिहास नहीं बनता। इसीलिए पद्मावती बहुत सुंदर नारी थी। तो पद्मावती की शादी रत्न सिंह से हुआ कि जो उन्होंने चित्तौड़ के राजा थे। रत्न सिंह के दरबार में एक राघव चेतन नाम का प्रसिद्ध कवि रहता था। वह किसी कारणवश रत्न सिंह के दरबार से वह चला जाता है और जब वह चला जाता है तो उन्होंने अपना बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है। और जब अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी को उन्होंने जो राघव चेतन नाम के जो प्रसिद्ध कवि थे, गायक थे, उन्होंने पद्मावती के सुंदरता का बखान ऐसे प्रसंग से किया कि ताकि अलाउद्दीन जब खिलजी ने जब रानी पद्मावती की जब सुंदरता का जब बखान सुनता है तो वह सुनते ही मनमोहित हो जाता है कि वह कैसी नारी है कि जो राघव चेतन ने उस सुंदर नारी का बखान इतने शब्दों में कर रहा है कि ताकि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अगर उसे दूर से तो इसका इतना प्रसंग सुंदरता का व्याख्या किया जाता है, अगर जब उसे नजदीक से देखा जाएगा तो वह कितना सुंदर नारी होगी, उसको देखने के लिए वह ललायित हो जाता है, एकदम वह सुनते ही मनमोहित हो जाता है। और वह उस राघव चेतन का बात मानकर रत्न जो राघव चेतन का बात मानकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दिया, आक्रमण कर दिया। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दिया, क्यों चढ़ाई किया विद्यार्थियों? तो उस पद्मावती को देखने के लिए। उसका मन था कि हम पद्मावती से शादी करें, क्योंकि पद्मावती इतना सुंदर थी। और राघव चेतन नाम का जो कवि था, उन्होंने जो प्रसिद्ध वह गायक भी था और इतना प्रसंग रूप से उसका पद्मावती का व्याख्या उसके सामने किया कि वह सुनते ही एकदम मनमोहित हो गया, एकदम उसका मन व्याकुल व्याकुल होने लगा कि मैं पद्मावती को किस प्रकार से देखें कि ताकि जो यह राघव चेतन जो नाम का कवि है उसका बखान इतना मीठी मीठी शब्दों से कर रहा है कि ताकि इसका अंदाजा तक भी नहीं लगाया जा सकता है। मेरे विद्यार्थियों, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर जब वह चढ़ाई करता है तो वह पूरे गांव को चित्तौड़ को घेर लेता है और घेरने के बाद वह रत्नसेन थे चित्तौड़ के राजा, उनको वह बंदी बना लेता है। और बंदी बनाने के बाद उन्होंने शर्त रखता है या तो पद्मावती स्वयं अपने आप को हवाले कर दे या नहीं तो वह रत्न सिंह को मार देगा। और लास्ट में क्या होता है
कि जब वह पद्मावती जब उसे रत्न सेन को जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब बंदी बना लेता है, तो पद्मावती को एक राजदूत भेजकर वह पद्मावती के पास जब राजदूत जाता है और पद्मावती जब इस खबर को सुनती है मेरे जो पति रत्न सेन को जो अलाउद्दीन खिलजी ने जब बंदी बना लिया, तब वह सोची कि जब उन्हें शर्त रखा कि जब वह आ जाएगी पद्मावती हमारे पास तो मैं रत्न सेन को छोड़ दूंगा। बाकी वह आने के लिए तैयार तो हो गई। जब वह तैयार हो जाती है और जब वह नहीं आती है, वो कहाँ आती है तो दर्पण के सामने आती है। दर्पण के सामने आती है और अलाउद्दीन खिलजी के वह सामने नहीं आती है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो पद्मावती थी तो अलाउद्दीन खिलजी को दूर से ही अपना तस्वीर अपना चेहरा दिखाना चाहती थी, उसके नजदीक नहीं आनी चाहती थी। और इधर जब रत्न सेन जब मारे जाते हैं, जब उसे अलाउद्दीन खिलजी ने मार देता है, जब इतना खबर जब पता चलता है कि जब वह मेरे पति रत्न सेन मारे गए, तो वह क्या हुआ, पद्मावती ने वहीं चित्तौड़ राज दरबार में एक कुंड था और उसी कुंड में वह चिता आग बुझवा देती है और उसी अग्नि में वह समाधि ले लेती है, वह मर जाती है। और वह अलाउद्दीन खिलजी के हाथों नहीं आती है, क्योंकि वह जान गई कि जब मेरे पति ही मर गए तो मैं जीकर क्या करूंगी, क्योंकि पहले की जो स्त्री थी वह पति वर्ता होती थी। और यही जो जायसी ने अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती की प्रेम कहानियों को इतना गहराई से लिखा है। इन दोनों के प्रेम कहानियों को उन्होंने पूर्ण रूप से प्रसंग रूप से व्याख्या किया है कि ताकि जो इस कविता को पढ़ता है वह विमुख हो जाता है और वह मनमोहित हो जाता है, क्योंकि जो यह कविता है वह प्रेम प्रसंग कविता है। यह प्रेम के बारे में पढ़ना है तो किसके प्रेम के बारे में पढ़ना है बाबू, तो अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ की जो रानी थी, महारानी थी पद्मावती, उसी के बारे में आप लोगों को, उसी के प्रेम प्रसंगों को उन्होंने जायसी ने अपने आंसुओं से अपने रक्तों से उन्होंने इस कविता को लिखा है। मैं अब आप लोगों को जायसी के बारे में बता रहा हूँ। संसार में बहु कहा जाता है कि मनुष्य कैसा हो न हो, वह अंधा हो, वह अपंग हो, वह कुबड़ा हो, उस पर कभी भी हंसना नहीं चाहिए, उसका कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इस संसार में इतिहास उसी की बनती है कि जो कर्म योग्य जो कार्य करता है वो भलो नेत्रहीन हो, वह अपने शरीर से अपंग हो या वह कुबड़ा हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसका जो शरीर है, जो उसका कर्म है, कर्म योग्य जो वो अपना कार्य करता है तो खुद उसी की इतिहास बनती है। आप लोग सूरदास का नाम सुने होंगे। जब मैं अगला वीडियो आप लोगों को इस कविता काव्य खंड से भेजूंगा तो मैं सूरदास के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि सूरदास भी अंधे थे। बाकी जब आप लोग उनकी कविताओं को सुनिएगा, उनकी कविता स्वयं भगवान कृष्ण जाकर सुनते थे बैठकर, और इतना सुंदर से वे गाते थे, इतना सुंदर से बजाते थे कि ताकि जो सुनता था वो सुनता ही रह जाता था। इसीलिए मेरे विद्यार्थियों, कोई किसी पर नहीं हंसना चाहिए, किसी भी, वह अपंग हो, वह कुबड़ा हो या वह अंधा हो, उस पर कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर वैसा व्यक्ति हो, वह ज्ञानी है तो उससे ज्ञान ले लो, बाकी उस पर कभी भी हंसी मत उड़ाओ। उसी प्रकार से मेरे विद्यार्थियों, जो जायसी जी थे तो उन्होंने एक आंख के अंधे थे। जायसी जी को कहा जाता है वे प्रेम मार्गी कवि थे। वे प्रेम को उन्होंने पूर्ण रूप से प्रसंग रूप से उन्होंने व्याख्या किया और उन्होंने प्रेम को बताया कि प्रेम क्या चीज है। कहा जाता है कि जो संसार एक प्रेम के बंधनों से बंधी होती है, उसी प्रकार से उन्होंने अब प्रेम का मर्म उन्हीं जान सकता है कि जो विद्यार्थी
चाहे कोई भी हो, एक दूसरे से प्रेम करता है, वही प्रेम के मर्म को समझ सकता है, तो उसके अतिरिक्त प्रेम के मर्म को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि प्रेम एक पवित्र होता है। आप लोग प्रेम के पीर, इनको प्रेम का पीर कभी जायसी को भी कहा जाता है, और प्रेम का पीर कभी, आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया होगा 10 क्लास में घनानंद जी की कहानी, उसमें भी उनको भी प्रेम का पीर कभी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सुजान के बारे में, उनका भी एक प्रसंग प्रेम, जिसे प्रेम मार्गी उनको कवि कहा जाता है, उसी प्रकार से जायसी को भी एक प्रेम मार्गी कवि कहा जाता है। ये प्रेम मार्गी कवि थे और बहुत प्रसिद्ध कवि थे मेरे विद्यार्थियों। इतना प्रसिद्ध रहते हुए कहा जाता है कि मनुष्य कितना हो सुंदर हो, कितना हो अच्छा हो, अगर वह एक नेत्र से अंधा हो या उसके शरीर में कोई अपंगता हो, तो वह मनुष्य का जो सुंदरता थोड़ा सा खराब हो जाता है, बाकी वह व्यक्ति उससे थोड़ा सा भी घबराता नहीं है, और वह पूर्ण से अपने कर्मों में लिप्त हो जाता है। उसी प्रकार से वह महान होता है कि जिस प्रकार से कोई एक अच्छा इंसान या कोई विद्वान, कोई एक अच्छा, जिसे पद्मावती सुंदर थी, इसका हम बखान कर रहे हैं, इसका हम माने आप लोग कविता के माध्यम से बता रहे हैं। अगर वहीं पद्मावती के अंदर अगर थोड़ा सा अगर कोई अपंगता होता, तो आज पद्मावती की सुंदरता जो था वह फीका हो जाता। इसीलिए मैं जो जायसी थे, चाहे कोई भी संसार में सुंदर इंसान होता है, उसकी सुंदरता में अगर थोड़ा सा कोई क्रोच हो जाती है, तो उसकी सुंदरता खराब हो जाती है। इसीलिए उस खराब पर नहीं जाना चाहिए, उसके गुण पर जाना चाहिए, उसके व्यवहार पर जाना चाहिए, और उसके कर्म पर जाना चाहिए। संसार में मनुष्य कैसा हो, संसार में कर्म की पूजा होती है, संसार में कभी रूप की पूजा नहीं होती है। मेरे विद्यार्थियों, इस कविता को आप लोग ध्यान से सुनिए और मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। उसी प्रकार से कहा जाता है कि जो जायसी जी एक आंख के अंधे थे, भगवान ने उनके पास सब कुछ दिया, ज्ञान बुद्धि सब कुछ दिया, उनको विद्वान कवि बना दिया, बाकी उनको एक आंख से अंधा कर दिया, काना कर दिया। और वे एक आंख के अंधे थे, बाकी एक आंख के अंधे रहते हुए भी उन्होंने इस कविताओं को इतने अच्छे ढंग से लिखा, इतने अच्छे ढंग से लिखा कि ताकि बहुत बड़े बड़े विद्वान और कवि उनके चरण स्पर्श करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि एक सम्राट था, कि वह दिल्ली का एक सम्राट था। उन्होंने जायसी को ताना मारता है, जायसी को बोली बोलता है, और जायसी को जब बोली बोलता है तो जायसी खुद उससे बोलते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति का यही सच्चा पहचान होता है, तो कोई कितना हो बोलता है वह बोलता नहीं है, वह धैर्य गंभीर रहता है, उसके प्रश्नों का उत्तर उतना जल्दी वह नहीं देता है, क्योंकि पहले समझ लेता है, परख लेता है, जान लेता है, तब उसके बाद में उसके प्रश्नों का उत्तर देता है, तो उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। जब वह सम्राट, जब वह जायसी को ताना मारता है, तो जायसी ने उनको कहे बोले कि तुम हम पर हंसते क्यों हो, तुम हम पर हंसते क्यों हो, हमें तो विधाता ने ही ऐसा बना दिया, और मेरा इसमें दोष नहीं है। अगर दोष है तो उस विधाता का दोष है कि जो मुझे ने हर चीज दिया, सब कुछ दिया, बाकी एक आंख से मुझे अंधा कर दिया। वे अंधे होते हुए, जिस प्रकार से कहा जाता है कि जल दर्पण एकदम स्वच्छ निर्मल रहता है, उसी प्रकार से उन्होंने एकदम स्वच्छ और निर्मल और पवित्र थे, अपने कर्मों और चरित्र से वे एकदम पवित्र थे। और उनके कविता में एक पवित्रता की, प्रेम पवित्रता की प्रसंग व्याख्या किया गया है। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के प्रेम कहानियों को इतना गहराई से लिखा, इतना गहराई से लिखा कि अपने आंसुओं को रक्त रूपी, रक्त का मतलब रक्त से, अपने लहू से उस कहानियों को जोड़ जोड़ कर उन्होंने लिखा, इतना गहराई से लिखा, इतना गहराई से लिखा कि ताकि जो इस कविता को पढ़ेगा अवश्य जायसी का एक बारी अवश्य नाम लेगा, बाबू वो जायसी कैसा कवि थे। वो जब पढ़ेगा इस कविता को तो अवश्य एक बारी मेरा नाम ले लेगा कि जायसी एक प्रेम के पीर कवि थे। वो प्रेम का व्याख्या वे प्रसंग रूप से किए, और उन्होंने प्रेम को रक्त के भांति ले को अपने आंसुओं से भींगा भींगा कर उस कविताओं को लिखा। जब इस कविता को लिख रहे थे तो अपने आंसू, जो उनका आंसू आ जाते थे, और उन्होंने सोचकर समझकर और छंद विच्छेद कर कर इस कविताओं को उन्होंने लिखा। इसीलिए तो कहा कि संसार में हर कोई मनुष्य जन्म लेता है, बाकी मनुष्य जन्म लेता है अपने कर्तव्य और कर्म को भूल जाता है, और मनुष्य
खुद भूल जाता है कि हमें क्या करना है। मैं अपने विद्यार्थियों को बता देता हूँ कि मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है तो सबसे अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा श्रेष्ठ अपना कर्म होता है। संसार इस शरीर नश्वर शरीर है। जो मानव इस संसार में जन्म लेता है उसे नवस्य मरना है। मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए और अपने कर्म पर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य फिर दोबारा इस संसार में फिर वह मानस को रूप लेकर नहीं आ सकता है। जब इस संसार को छोड़कर चला जाएगा तब। इसीलिए बाबू जैसे ने अलाउद्दीन के बारे में कहा, पद्मावती के बारे में कहा, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा, और रत्न सेन के बारे में कहा, और राघव चेतन के बारे में कहा कि उन्होंने इस संसार में नहीं है। इस संसार को उन्होंने छोड़कर, ये तो यही है कि जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो अवश्य एक दिन उसका निधन होता है, अवश्य इस संसार को एक दिन छोड़कर चला जाता है। तो भले इस संसार में पद्मावती न हो, इस संसार में रत्न सिंह न हो, और इस संसार में राघव चेतन न हो, और इस संसार में अलाउद्दीन खिलजी न हो, और इस संसार में जायसी न हो, अगर जब भी उन्होंने इस कविता को लिखा उन्होंने ऐसा कर्म किया कि ताकि भले इस संसार को छोड़कर चला जाए, बाकी उनका इस पृथ्वी पर एक प्रतिबिंब बनकर उनकी जो कर्तव्य है, कर्म है, वह रह जाएगा। और सदैव जो भी इस कविता को पढ़ेगा सो उसे याद करेगा कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था, पद्मावती कौन थी, और रत्न सेन कौन थे, और राघव चेतन कौन थे, और जायसी जी कौन थे। अवश्य उनको याद कर लेगा। और उन्होंने लास्ट में बोले कि जो इस कविता को पढ़ेगा तो लास्ट में मुझे अवश्य याद कर लेगा, एक शब्द अवश्य याद कर लेगा कि जायसी कौन थे। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि जिस प्रकार से अगर चंद्रमा स्वच्छ, शीतल, निर्मल है। धूप हमें क्या शीतल करता है? धूप हमें सूर्य हमें शीतल क्या करता है? सूर्य तो हमें शीतल नहीं करता है। हमें शीतल कौन करता है? चंद्रमा। आप लोग चंद्रमा को एकदम गौर से देखिएगा। चंद्रमा पर अगर गौर से आप लोग देखिएगा तो चंद्रमा में क्या है? धब्बा है। चंद्रमा को से शोभा खराब नहीं हो जाता है। उसी प्रकार से चंद्रमा स्वच्छ और निर्मल और पवित्र है, क्योंकि सबको वह शीतल प्रदान करता है, सबको शांति प्रदान करता है, और उसी के शीतल छांव में सब लोग शीतल प्रदान करता है। उसी प्रकार से जो जायसी थे वह लोग एक नेत्र के अंधे थे, बाकी बाबू उनका मन चंचल, पवित्र और एकदम वैसा ही वे शीतल थे। और वही नहीं, जो इस कविता को पढ़ता है वो भी शीतल हो जाता है। और इस कविता को कौन अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को प्रेम करना जानते हैं, वही इस कविता को अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। और मैं आप लोगों को कहता हूँ, बताता हूँ कि जब आप लोग कविता को अच्छे ढंग से इसका अर्थ पढ़िएगा, समझिएगा, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि प्रेम का पीर कभी किसे कहा जाता है और प्रेम क्या होता है। प्रेम एक ऐसा अनमोल बंधन होता है बाबू, जो इस प्रेम में बंध जाता है वह पूर्ण रूप से, वह अच्छे ढंग से हर तरह से एक दूसरे को शीतल करता है, क्योंकि प्रेम का जो मार्ग होता है एक पवित्र मार्ग होता है। इसीलिए उन्होंने प्रेम को अपने रक्त रूपी और रक्त को ले को अपने आंसुओं को जोड़ जोड़ कर भिगा कर जायसी ने इस कविताओं को लिखा। और उन्होंने लिखा और बोला, जिस प्रकार से कहा जाता है कि एक पुष्प की डाली है, पुष्प की पौधा है, अगर उस पौधे से अगर जो पुष्प है वह अगर टूटकर बिखर जाता है तो उसका जो गंध है, सुगंध है, वह निर्मल स्वच्छ रहता है, उसका गंध नहीं जाता है बाबू। वह डाली तो खत्म हो जाता है, बाकी जो उसका गंध है हमेशा एकदम कायम रहता है। उसी प्रकार से इस संसार में जायसी रहे या न रहे, बाकी जायसी की जो निर्मल पवित्रता और जो उनकी प्रसंगता, जो प्रेम कहानी उन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के बारे में लिखा, उनका ये कहानी अमर बन गया। क्योंकि अमर वही होते हैं कि जो अच्छे कर्म करते हैं और इस पृथ्वी पर कुछ अपना पहचान और कुछ कर्तव्य छोड़कर चले जाते हैं। उसी कर्तव्य को संसार उसी कर्तव्य से संसार उनको याद करता है और उनकी इतिहास बन जाती है। इसीलिए बाबू जो जायसी थे तो जायसी ने इस कविताओं को एकदम गहराई रूप से लिखा। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि दर्पण जैसा स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, पावन जैसा उन्होंने इस कविताओं को लिखा। और जिस प्रकार से कहा जाता है समुद्र का जो जल है अथाह है, अगाध है, वो कभी समाप्त नहीं होता है, उसी प्रकार से
कहा जाता है कि जो जायसी जी हैं, जायसी जी अगर इनका जितना ही बखान किया जाए उतना ही शब्द जो है वह कम पड़ जाएंगे। इनकी जो प्रसंगता है, जो इस कविता की जो व्याख्या है वह कम पड़ जाएगा, क्योंकि जायसी जी उसी प्रकार से अगाध और संपन्न थे और स्वच्छ और निर्मल पवित्र के भांति वे इस पृथ्वी पर अपना इतिहास, अपना प्रतिबिंब छोड़कर वे चले गए। और इनकी लिखी हुई इसी कविताओं से हम लोग जायसी को याद करते हैं कि जायसी कौन थे। मेरे विद्यार्थियों, जो जायसी जी जो उन्होंने जिस प्रकार से कहा जाता है कि जो जायसी जी हैं, तो इनका जो जन्म था वह एक राय बरेली जिला में हुआ था। उस जिला में एक गांव था जिस गांव का नाम था जायस, और उसी जायस नाम पर इनका नाम पड़ गया जायसी, इसीलिए इन्हें हम मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं। मेरे विद्यार्थियों, जो जायसी थे, तो जायसी ने कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग जब जायसी की जो प्रसंग कविताओं को पढ़ते हैं और सुनते हैं, सुनकर विमुख हो जाते हैं। यही नहीं, बहुत बड़े बड़े जो विद्वान लोग होते हैं वे जायसी की जब कविता पढ़ते हैं तो उनकी लिखी हुई कविताओं के आगे जो जायसी की जो कविता है वह पूर्ण रूप से एकदम, उन लोगों की जो कविता एकदम फक्का हो जाती है। कहे का मतलब कि और विद्वान बहुत सारे हमारे देश में विद्वान हैं, बहुत सारे लेखक हैं, बाकी जायसी की तरह लेखक नहीं है। क्योंकि जब हर विद्वान अगर जायसी की जो एक कविता पढ़ता है तो पढ़ता ही रह जाता है और उनके कविताओं के आगे वह विमुख हो जाता है और उनके कविताओं के आगे वह झुक जाता है और जायसी का स्वागत करता है और बोलता है कि जायसी जी थी, जायसी जी ने भलो एक आंख के अंधे थे, बाकी बाबू उनकी जो प्रसंगता, जो उनकी जो निर्मल पावन पवित्र जैसी जो उन्होंने कविताओं को लिखा, जो व्याख्या किया, उसके आगे हर किसी का कविता फीका है। क्योंकि उनके चरणों में, उनके कदमों में वे अपने आप से नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं, क्योंकि जायसी के सामने वे सिर कभी नहीं उठाते। क्योंकि जायसी ने इतना सुंदर कविताओं को लिखा, उनकी कविता एक अमर इतिहास बन गई। क्योंकि जो इस कविता को पढ़ता है तो वह जायसी का नाम अवश्य लेता है और आदर सत्कार से लेता है, क्योंकि जायसी एक प्रेम के वीर कवि हैं। क्योंकि बाबू प्रेम का कहा जाता है कि प्रेम को ही समझ सकता है कि जो एक दूसरे से प्रेम करता है, प्रेम बना कर रहता है। क्योंकि प्रेम एक ऐसा चीज है कि संसार एक प्रेम की रस्सी में बंधी हुई है। उसी प्रकार से जो जायसी हैं, तो जायसी एकदम निर्मल, स्वच्छ और पवित्र की तरह उन्होंने अपने इस कविताओं को लिखा और उन्होंने लास्ट में बताया कि जो मेरे कविता को पढ़ेंगे, उन्हें लास्ट पंक्तियों में बताया कि जो मेरे इस कविता को पढ़ेंगे, कि जो मैंने रक्त और लहू को अपने आंसुओं से डुबो कर निर्मल जल के भांति स्वच्छ और पवित्र बनाकर लिखा, वे लोग जब मेरे इस कविताओं को पढ़ेंगे तो वे अवश्य एक बार जायसी का नाम अवश्य लेंगे कि धन्य थे जायसी, भले एक आंख के अंधे थे। बाकी उन्होंने जो उनके अंदर भावना जो प्रकट होती थी वह किसी के अंदर नहीं प्रकट होती थी। और उन्होंने जब एक बारी अवश्य जब जायसी का नाम लेगा तो अवश्य जायसी का वही नाम इतिहास के पन्नों में बदल जाएगा और इतिहास के पन्नों में आ जाएगा और वही सब लोग जायसी का नाम आदर और सत्कार से लेंगे। तो जायसी को इस तरह कौन जानने वाला है। जायसी का यह काव्य खंड कविता कर्वक एक अमर इतिहास बनेगी बाबू, और जब तक इस कविताओं को पढ़ा जाएगा तब तक जायसी का नाम लिया जाएगा, क्योंकि इनकी कविता एक अमर इतिहास बन गई। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने विद्यार्थियों से कि अपना कर्म करो, संसार में जो कैसा हो भी अपंग हो, लवा हो, लंगड़ा हो, उस पर बोली ना बोलो, उस पर हंसो मत, मजाक न उड़ाओ। मैं ही आपको अभी बताया कि एक दिल्ली का सुल्तान था, उन्होंने खुद
जायसी पर हंसी उड़ाया और जब हंसी उड़ाया तो उस पर थोड़ा सा भी वे दुख नहीं महसूस किए और उन्होंने कहा कि तुम मुझ पर आखिर क्यों हंसते हो? अरे हंसो तो उस विधाता पर हंसो कि जिन्होंने मुझे एक नेत्र दिया और एक सिर्फ नेत्र दिया और एक नेत्र खुद मुझसे छीन लिया और तुम मुझ पर क्या मुझ पर क्या तुम हंसकर करोगे और मुझ पर क्या तुम हंसी उड़ाओगे? हंसो तो उस विधाता पर हंसो कि मुझे सब कुछ दिया, बाकी मुझे एक नेत्र से अंधा कर दिया। बाकी उसी प्रकार से उन्होंने स्वच्छ और निर्मल पवित्र रहे। जायसी किसका नाम लिया जाता है? उस बोलने वाले मुगल सम्राट के लिया जाता है या जायसी का नाम लिया जाता है? मेरे विद्यार्थियों, संसार में अगर जीना है, रहना है अच्छा ढंग से, तो एक दूसरे का आदर करो, सत्कार करो और एक दूसरे का पूर्ण रूप से सत्कार और सेवा करो और अपना कर्म करो। अपना कर्म करोगे तो आप लोग को अच्छा फल की प्राप्ति होगी, आपको अच्छा नाम होगा। इसीलिए आप लोग इस कविता को अच्छे ढंग से समझिए और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग को समझ में आएगा, माने कि आ गया होगा। और मैं आप लोगों को बस सिर्फ जायसी और अलाउद्दीन खिलजी और राघव चेतन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इस कहानी का पूर्ण से अर्थ मैंने नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं अर्थ बताता लंबा वीडियो जो है वह हो जाता। इसीलिए मैं आप लोगों को बस सिर्फ जो है इनके मेन जो टॉपिक है मैं उसके बारे में आप लोगों को बताया। और आप लोगों को जहां भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आप लोगों को अवश्य पुनः आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। और मेरे विद्यार्थियों, मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए हर कविता जितना सभी 9 से लेकर इंटरमीडिएट तक मैं सभी बच्चों को एकदम पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ। और आप लोगों को जहां भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट कीजिए और मैं आप लोगों को उस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आप लोगों को पर उस सवाल को सॉल्व कर उससे बताकर मैं आप लोगों को भेज दूंगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोगों के लिए अगले वीडियो बनाता रहूंगा। धन्यवाद।